हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर दोस्तों हम आज ट्रांसफॉर्मर देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जो ये वीडियो है एक कंप्लीटली आपको ट्रांसफॉर्मर में मिलेगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके सिलेबस के अंदर है ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों सही से देखिएगा और अपना जो भी नोट्स है दोस्तों वो बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो दोस्तों आप इसको एक शॉर्ट टर्म रिवीजन के तौर पे भी आप इस वीडियो को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप इस वीडियो को जब भी देख सकते हो, अगर जो आप कभी वाइवा देने के लिए जा रहे हो, तो दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे कि आपका जब एंड टर्म का एग्जाम होगा तब भी दोस्तों इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर जो आपका वाइवा होगा दोस्तों तो उसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मर में से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका है, आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली दोस्तों ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो टू टाइप का होता है। ठीक है, एक तो दोस्तों क्या होता है, सिंगल फेस होता है, और दूसरा कैसा होता है दोस्तों, थ्री फेस होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेस और थ्री फेस। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, सिंगल फेस थ्री फेस में। सिंगल फेस में क्या होता है दोस्तों, हम खाली एक फेस की सप्लाई देते हैं, वैसे ट्रांसफॉर्मर को सिंगल फेस बोलते हैं। जिसको थ्री फेस की सप्लाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या आप इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पढ़ोगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर बना होता है, ईएमएफ इक्वेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पढ़ोगे, वोल्टेज और करंट रेशो के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन। अगर जो आप एग्जाम में जाओगे दोस्तों, आपका जब वाइवा होगा तो आपसे बेसिकली पूछ लेगा ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ठीक है, तो आप जनरली आप उसे बताना दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जिसको क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या यूज किसके लिए यूज करते हैं, वोल्टेज और करंट को चेंज करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर जो आपसे क्रॉस करता है क्या हम उससे पावर चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलना नहीं। ठीक है, जिसके अंदर हम पावर फ्रीक्वेंसी कुछ भी चेंज नहीं करते, खाली हम क्या करते हैं दोस्तों, वोल्टेज और करंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर जो इंट्रोडक्शन बोले ट्रांसफॉर्मर होता है क्या है, देखा, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या है दोस्तों, एक तरीके से स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, उसके पास कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अगर जो आपसे पूछे कि मशीन के अंदर जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है, तो किसकी होती है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास कोई रोटेटिंग पार्ट या मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, दिस ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट। क्या करता है दोस्तों, एक एसी सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज और डिक्रीज इन अ वोल्टेज और करंट विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी। ये कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अगर जो हम बात करें कि यहाँ पे टाइप कितने होते हैं, तो मैंने बताया आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में खाली एक फेज की सप्लाई जाती है, और थ्री फेज में क्या आता है, तीन फेज की सप्लाई दी जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, देखिए ये क्या है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोर है। ये क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा है जैसे प्राइमरी बाइंडिंग है, और ये क्या है, हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग है। अब देखिए दोस्तों, आपसे ये पूछेगा कि प्राइमरी बाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होता है। ठीक है, अब ये ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर जो ऐसे पूछे आपसे एग्जामिनर बाइबा में ये पूछ ले कि ये बताओ कि जो प्राइमरी बाइंडिंग है वो क्या ट्रांसफॉर्मर फिक्स होता है, या सेकेंडरी बाइंडिंग क्या ट्रांसफॉर्मर फिक्स होता है, तो नहीं। ठीक है, जहां पे हम सप्लाई देते हैं, जहां पे हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, वो क्या बन जाता है, हमारा प्राइमरी बाइंडिंग बन जाता है। और जहां पे हम लोड क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग बन जाता है। ठीक है, तो अभी याद रखिए, एक क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स होता है। ठीक है, फ्लक्स दो टाइप के, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, एक लॉ है, क्या है, अगर जो किसी भी एक कंडक्टर से करंट पास करेगा, कोई भी एक कंडक्टर से करंट पास करेगा, तो उसके चारों साइड क्या बन जाएगा दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा उसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर जो मान लो आज राइट द शॉर्ट नोट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर या बटे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, एक नंबर दो नंबर में, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। क्या बोलता है दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द सिंगल फेज एसी। क्या एक्सेप्ट करता है दोस्तों, सिंगल फेज एसी एक्सेप्ट करता है। दिस इज द यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पावर इन अ रूरल एरिया एज वेल ओवर डिमांड एंड अ लो कॉस्ट मेंटेनेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको किसके लिए,
रूरल एरिया में यूज करा जाता है, डोमेस्टिक में क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां से क्या देखो दोस्तों, एक क्या होता है जनरेशन होता है, जहां से क्या होता है जहां पावर जनरेट होती है, ठीक है। फिर कहाँ पे लेके आते हैं हम, लोड के पास लेके आते हैं, लोड के बाद क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घरों में सप्लाई आता है, आपने देखा होगा दोस्तों खंभों पे लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो वो कैसे होता है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं, ठीक है। और ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस होता है, इसके लिए कोई मेंटेनेंस मतलब ज्यादा जरूरी नहीं होता मेंटेनेंस करने की दैन द थ्री फेज, ठीक है, अगर हम थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करें तो, ठीक है। फॉर दिस रीजन इट इज अ पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइज एट द डोमेस्टिक रेजिडेंस, ठीक है। मतलब हर जगह पे क्या इसका यूज करा जाता है, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक। तो यहां से आप इसको देख के याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा मैंने बताया ट्रांसफॉर्मर में ये हमारा प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, ठीक है। जहां पे लोड कनेक्ट होता है वो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, ठीक है। यहां से क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं इसे एसी सप्लाई देते हैं। देखिए एसी सप्लाई, देखिए जो बाइंडिंग है इस सोर्स से कनेक्ट होता है डायरेक्ट, ठीक है। इसको सोर्स बोलते हैं, यहाँ से सोर्स दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आई आया, ठीक है। आई आया, आई आने के बाद क्या होता है दोस्तों, इस जो भी बाइंडिंग इसके अंदर जाता है, बाइंडिंग क्या करता है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और ये फ्लक्स जो कोर होता है दोस्तों, कोर की सहायता से क्या होता है ये फ्लक्स ट्रेवल करता है और यहाँ पे आता है, ठीक है। और इसको क्या करता है, इसको काटता है। तो जहां पे देखिए अगर जो कहीं पे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा और किसी एक कंडक्टर को काटेगा, तो वहां पे क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या करंट भी आएगा, और फिर क्या करता है करंट क्या करता है इसमें ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आगे हम समझेंगे, देखिए जब जब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रिंसिपल क्या है, अगर जो आपसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप सिंपल से आपको बोला जाता है ईएमआई, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, ये ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, टाइपिकली इसको क्या बोलते हैं, उसको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम इसको बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है दोस्तों, एक कोयल में जो भी अगर जो करंट जनरेट हो रहा है वो वही करंट क्या करे दूसरे कोयल में जनरेट कर दे, उसे क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आएगा, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों फ्राइडे लॉ के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर तो फ्राइडे लॉ का जिक्र हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ फ्राइडे लॉ होता क्या है, ठीक है। तो फ्राइडे के दो लॉ हैं दोस्तों, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द वराइन मैग्नेटिक फील्ड, अगर तो किसी भी कंडक्टर को एक वराइन मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा प्लेस करा जाए, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस, उसके अंदर क्या होगा दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ की बात कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इफ द कंडक्टर सर्किट इज अ क्लोज, अगर जो कंडक्टर सर्किट क्या क्लोज करा जाए, द करंट विल बी इंड्यूस, और उसमें क्या होगा दोस्तों करंट क्या होगा इंड्यूस हो जाएगा, विच इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम इंड्यूस करंट के नाम से हम इसको जानेंगे। सिंपल सी बात है, क्या बोला गया दोस्तों यहाँ पे, एक कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर उसको वेराई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रिप्लेस किया जाए तो इसके अंदर क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और अगर तो यही सर्किट क्या करे क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा वहां पे करंट भी क्या होगा, वहां पे इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए सर्किट क्या होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा इंड्यूस करंट क्या होगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। अगर तो सर्किट क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा वहां पे इंड्यूस करंट नहीं फ्लो करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर जो आपको एग्जाम अगर जो मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाया था, तो अगर जो यहाँ पे लोड करंट होगा तभी जाके इंड्यूस करंट आएगा, अगर जो यहाँ पे लोड करंट नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों जब आप आगे जब जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्या आएगा समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली ये जानिए। सेकंड लॉ क्या है दोस्तों, द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ है यानी कि जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्लक्स जो होता है वो कितने टाइम पे कितना चेंज हो रहा है उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो इसको हम हटाए तो ईएमएफ बराबर क्या होता है दोस्तों, ईएमएफ बराबर में होता है एन डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। अगर जो यहाँ पे माइनस लगा दे तो माइनस किसके कारण आता है, लेंज लो के कारण आता है। लेंज लो क्या करता है, जो भी इंड्यूस करंट हमारे जो जनरेट होता है उसी का क्या करता है अपोज करता है, इसीलिए क्या आता है दोस्तों यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो जो ईएमएफ होता है ईएमएफ क्या होगा एन डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा ये कौन सा लॉ से आया, सेकंड लॉ से आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है। ये जो है इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये इसकी प्राइमरी बाइंडिंग है, एसी सोर्स से कनेक्टेड आई आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर जो मैं दूंगा यहाँ पे करंट का सोर्स दूंगा तो यहाँ से क्या होगा बाइंडिंग पे ये आएगा सारा करंट आएगा, करंट जैसे करंट आया दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कोर के हिसाब से फ्लक्स क्या होगा ट्रेवल करेगा और यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए देखिए दोस्तों एसी को यूज कर का ग्राफ बनाओगे तो एसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। देखिए एसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए हर जगह पे क्या है दोस्तों करंट समान नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा, हर जगह पे करंट क्या हो रहा है चेंज होता हुआ आ रहा है। जब चेंज होता करंट आएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होगा, वराई तरीके से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब
चेंजिंग होता रहेगा। तो यही चेंजिंग फ्लक्स जब इसको काटेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और सर्किट को क्लोज कर देंगे। तो यही क्या होगा दोस्तों, इंड्यूस करंट क्या होगा, जनरेट होगा और लोड से क्या करेगा, हमारा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों देखिए वर्किंग, वर्किंग में क्या है दोस्तों, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। मैंने आपको बताया था, अगर जो एक कॉइल हमारे पास क्या है दोस्तों, प्लेस है, अगर जो यहाँ पे एक कॉइल प्लेस है, ठीक है, और इस कॉइल में अगर जो करंट, अगर जो मैं इसको क्या करूँ, सोर्स से कनेक्ट कर दूं, तो ये कोयल क्या करेगा दोस्तों, इस कोयल में क्या आएगा, करंट आ जाएगा, और इस कोयल के कारण क्या होगा, इसमें करंट आ जाएगा। इसको क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं इसे। द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट। जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो किससे कनेक्टेड होता है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सप्लाइंग पावर टू द कोयल, कोयल सप्लाई द विच वुड अप द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वुड अप नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। एंड द करंट फ्लो थ्रू द कोयल एज पर द फ्राइडेस लॉ। ठीक है, और करंट क्या करता है, फ्लो करता है कोयल के थ्रू एज पर फ्राइडेस लॉ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट द स्ट्रेंथ व्हेन द करंट फ्लोइंग through the coil increase building magnetic line of force. ठीक है, the magnetic line of force form the magnetic flux and the secondary winding link the system to the magnetic flux. ठीक है, secondary winding क्या होता है दोस्तों, magnetic flux यानी जो कोर होता है उससे क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, और इसी यहीं पे क्या होता है, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, और यहीं से क्या होता है, फ्लक्स क्या करता है, ट्रैवल करता है, और यही फ्लक्स क्या करता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है। ठीक है, तो जब ये काटेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या होगा, इंड्यूस जब इसमें लोड हम कनेक्ट कर देंगे तो एक इंड्यूस करंट भी क्या होगा, जनरेट करेगा। ठीक है, द टर्न्स रेशियो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग विल बी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, उनके इस पर डिपेंड करता है। एंड इंक्रीजिंग द करंट लीड्स टू द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। ठीक है, इंड्यूस इन द वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस वोल्टेज कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द फ्राइडे लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अगर जो देखिए, अगर जो आप किसी एक, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ट्रांसफार्मर को जो डिवाइस करा जाता है दोस्तों, दो टाइप से, एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप, और दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन। ठीक है, अब देखिए स्टेप अप कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें जो सेकेंडरी साइड में यानी कि लोड पे हमें करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, और स्टेप डाउन में क्या चाहिए दोस्तों, हमें जो लोड के साइड में क्या चाहिए, हमें करंट क्या चाहिए, हमें कम चाहिए। ठीक है, अब देखिए जहां पे आपको करंट ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, जहां पे आपको करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या करना होगा, आपको टर्न्स रेशो क्या रखने होंगे, ज्यादा रखना होगा, वहां पे टर्न्स रेशो ज्यादा रखना होगा। लेकिन जहां पे आपको क्या चाहिए, करंट कम चाहिए, वहां पे आपको टर्न्स रेशो क्या रखना होगा, कम रखना होगा। देखिए जितना ज्यादा टर्न्स रेशियो से अगर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, काटेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा इसके अंदर। तो इसी वजह से हम बोलते हैं दोस्तों, देखिए जो डोमेस्टिक के अंदर जो यूज होता है वो कैसे ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं दोस्तों, हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं इसके अंदर हम यूज करते हैं दोस्तों। जो ग्रिड होता है, ग्रिड के अंदर क्या होता है, 11 केवी वोल्ट होता है। ठीक है, 11 केवी का सोर्स होता है। 11 केवी को सोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, 220 वोल्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज क्या हाई है और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कम है। तो इसके बीच में हमें कैसा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करना होगा, इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि क्या करे, 11 केवी वोल्ट को क्या करे, कम करे, और 220 वोल्ट पे हमें लाके ये दे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों इसका वर्किंग। अगर जो हम बात करें कि अगर जो आपको पॉइंट में समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए वर्किंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है, as soon as primary winding is connected to the single phase of AC supply and AC start flowing through it। ठीक है, उसमें सब चलेगा। द AC प्राइमरी करंट प्रोड्यूस एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जो भी AC प्राइमरी करंट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा फ्लक्स वर्क करता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक अल्टरनेटिव फ्लक्स वर्क करता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स इज अ लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द कोर। कोर से क्या होता है, ये लिंक, वेराइंग फ्लक्स विल बी इंड्यूस वोल्टेज इनटू द सेकेंडरी वाइंडिंग इन अकॉर्डिंग टू फ्राइडेस लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे क्या करेगा दोस्तों, आपका करंट क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रेवल करेगा। तो अगर जो आप ये चार लाइन भी याद कर लेते हो दोस्तों, तो ये भी क्या होता है, आपका वर्किंग ये ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको डीप इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों, ताकि क्या होगा दोस्तों, आपके जो एग्जाम में इतना ही क्या करेगा, आपका पूछा जाएगा। अगर जो आपको ये चार लाइनें याद होगी तो आप इजीली क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग लिख लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। द वाइंडिंग आर द प्लेस ऑन द मैग्नेटिक कोर। वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस होता है,
दोस्तों मैग्नेटिक कोर पे क्या होता है, प्लेस होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सिलिकॉन स्टील, तो देखिए जो कोर होता है किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का क्या होता है, बना होता है, और क्या होता है, लैमिनेटेड होता है, ठीक है, लैमिनेशन। द पर्पस ऑफ द मैग्नेटिक कोर इज अ प्रोवाइडेड अ पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये किस लिए होता है दोस्तों मैग्नेटिक कोर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको क्या करे, एक पाथ प्रोवाइड करे, ठीक है। फ्लक्स सिलिकॉन स्टील रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मर जो लॉस होता है, कौन सा, हिस्टैरिसीस लॉस, वाइल द लैमिनेशन रिड्यूस, लैमिनेशन क्या रिड्यूस करेगा दोस्तों, लॉसेस ड्यू टू द एडी करंट, जो भी एडी करंट लॉस होगा उसको क्या करेगा, लैमिनेशन रिड्यूस करेगा, ठीक। लैमिनेशन आर द थिन शीट पुट टुगेदर टॉप फ्रॉम द कोर, ठीक है। देखिए तो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कोर बना होता है, ऐसे ऐसे ब्लेड होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं दोस्तों, पत्ती ऐसे होते हैं, ऐसे इन सभी को पहले लैमिनेट करा जाता है, इसको भी लैमिनेट, इसको, और फिर एक साथ में क्या जाता है दोस्तों, इन सभी को रखा जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, ये मोटा बन जाए, ठीक है, और कोर बन जाए। तो क्या बोला, इनेबल इंसुलेटिंग कोटिंग इंसुलेट द लैमिनेशन फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कैन बी कोर टाइप, और कैसा होता है दोस्तों, सेल टाइप होता है, ठीक है। तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के, कोर टाइप और सेल टाइप के भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या आता है दोस्तों, ईएमएफ ऑफ इक्वेशन आता है, कि हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ इक्वेशन आता है वो क्या होता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, देखिए सबसे पहले देखिए आपने क्या करा, यहाँ पे एसी सप्लाई दिया, ट्रांसफार्मर को क्या दिया, एसी सप्लाई दिया। अब इस एसी सप्लाई ने क्या करा, इस वाले वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस करा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करा, प्रोड्यूस करा, ठीक है। और ये जो कोर है वो कैसा है, ये मैग्नेटिक कोर है, ये मैग्नेटिक कोर, ये मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो इसको क्या करेगा, वो आगे बढ़ाएगा, तो यानी कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से कितना काट रहा है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक बार क्या करेगा, सेकेंडरी बाइंडिंग को काटेगा, तो जब सेकेंडरी बाइंडिंग को काटेगा, फ्लक्स वेराइंग फ्लक्स है ये, क्योंकि हमने जो करंट सोर्स है वो क्या, हमारा सोर्स ही वेराइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सोर्स को, जब ये सेकेंडरी बाइंडिंग को काटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक ईएमएफ जनरेट होगा, क्या होगा, ईएमएफ। अब इसी ईएमएफ के कारण क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक हमारे क्या 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 जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, और यही इंड्यूस करंट क्या करेगा, इस कोयल में क्या करेगा, फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है, और हमारे लोड के पास जाएगा। तो ये यही चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर, इसी से क्या करना है आपको, ईएमएफ इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर जो मैं बात करूं कि एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज है वो कितना दिया हमने ट्रांसफार्मर को, V इक्वल टू में वी एम साइन ओमेगा टी दिया है, ठीक है। ये एसी वोल्टेज हो गया। अगर जो बात करें कि एसी हमने करंट दिया, ठीक है, एसी करंट दिया हमने, एसी करंट कितना दिया हमने, आई इक्वल टू में आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर जो बात करें कि फ्लक्स, फ्लक्स कितना जनरेट हुआ है, तो फाइव इक्वल टू में फाइव एम साइन ओमेगा टी, इतना क्या हुआ है इसके अंदर, फ्लक्स क्या हुआ है, ये सारी चीजें जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर जो मैं बात करूं सेकंड लॉ से, फ्राइडे सेकंड लॉ से, जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही है कि ईएमएफ इक्वल टू में क्या होता है, एन डी फाइव अपॉन में डी टी, ठीक है, डी फाइव अपॉन में डी टी। अगर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो E1 होगा, यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, E2 होगा। अगर जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि E1 कितना होगा, E1 यानी कि एन के नंबर ऑफ टर्न, एन से क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, तो E1 में एन नंबर 1 हो जाएगा, डी, और यहाँ पे क्या होगा, 5 1, ठीक है, 5 बोल सकता हूँ, 5 अपॉन में डी टी, ठीक है। तो जो E1 में जो हमारा होगा N1 डी, 5 की वैल्यू क्या था दोस्तों, यहाँ पे 5m साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, E1 इक्वल टू में n, यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 5m कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 5m, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करिए, साइन ओमेगा टी को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, साइन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास cos पाई, क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी को जब डिफरेंस करोगे क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा, यानी कि जो E1 आएगा, E1 इक्वल टू में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा N1 5m, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos ओमेगा टी, इतना क्या करेगा हमारा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम, अगर जो हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ E1 इक्वल टू में ई मैक्स, क्या बोल दिया मैंने, ई मैक्स इक्वल टू में क्या बोल दिया यहाँ पे, cos ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए जो ई मैक्स की जो वैल्यू बनाया है, ई मैक्स क्या हो गया हमारे पास, ई मैक्स हो गया हमारे पास N1 पाई, और हमारा ओमेगा बन गया, ये इसको क्या बोलेंगे, ई मैक्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, वोल्टेज करंट रेशो भी देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या था, हमारा जो E1 बना हुआ था, E1 क्या बना हुआ था, ई मैक्स, यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे बना कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ई मैक्स की जो वैल्यू हमने बनाई थी वो क्या बना था दोस्तों, N1 5m और ओमेगा, ठीक है, ये क्या था, ई मैक्स की वैल्यू थी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए अगर जो आरएमएस वैल्यू लिखना चाहूँ,
तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएस, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा दोस्तों, ई वन इक्वल टू में क्या बोलेंगे, ई मैक्स और डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो ई मैक्स क्या था, N1, यहाँ पे क्या था 5m ओमेगा अपॉन में √2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 2πf, क्या होता है 2πf के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो E1 होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 5, ये देखिए ओमेगा की वैल्यू जो 2π और यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 5f अपॉन में √2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ये 2 कट जाएगा तो E1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आएगा √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई N1 और यहाँ पे क्या होगा 5f बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो मैं लिखना चाहूँ 2π को, ठीक है, √2π को, √2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1.41 इंटू में 3.14 होता है, यदि उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4.4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे 4.4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 और यहाँ पे 5 और f हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली E2 भी हो जाएगा दोस्तों 4.4 N2 और यहाँ पे क्या होगा 5f, ठीक है। और इसके तो जनरल इक्वेशन हो जाएगा EMF के बराबर क्या हो जाएगा, EMF इक्वल टू में 4.44 N 5 और यहाँ तो जो आपका वोल्टेज करंट रेशो होगा वो क्या होगा, ठीक है, वोल्टेज करंट रेशो। अभी हमने पढ़ा कि जो E1 था, E1 क्या निकला दोस्तों 4.44 और यहाँ पे क्या निकला था दोस्तों N1 5f, ठीक है। और E2 जो निकला हमारा क्या निकला 4.44 यहाँ पे N2 और 5f, ठीक है। अगर जो मैं E1 E2 का रेशो लूं, E2 अपॉन में E1 लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों 4.44 N2 अपॉन में 5f अपॉन में 4.44 N1 5 और यहाँ पे क्या होगा f। इससे देखिए ये कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, f से f कट जाएगा, आ क्या क्या दोस्तों N2 अपॉन में N1। अब देखिए जो EMF है वही वोल्टेज के बराबर है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ E2 अपॉन में E1, E2 अपॉन में E1 इक्वल टू में V2 अपॉन में V1 इक्वल टू में क्या आ गया दोस्तों N2 अपॉन में N1 के क्या होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए वोल्टेज और करंट का रेशो में निकालना है, ठीक है, लेकिन हमारा EMF और वोल्टेज और किसके ट्रांस पर जो ट्रांसफॉर्मर ट्रांस रेशो होता है उसका क्या आ गया हमें पर ये रेशो आया, ठीक है। अभी करंट की बात, एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न, और करंट के क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए अगर जो हम प्राइमरी की बात करें कि प्राइमरी में जो टर्न N1 है तो उसका करंट भी I1 हो जाएगा, और प्राइमरी में टर्न N2 है तो उसका करंट क्या होगा I2 हो जाएगा। अगर जो मैं N2 अपॉन में N1 लिखना चाहूँ, N2 अपॉन में N1 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए N1 इधर गया तो ये क्या होगा I1 अपॉन में I2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर जो सिंपल अगर जो मैं लिखना चाहूँ तो उसको बोल सकता हूँ कि E2 अपॉन में E1 इक्वल है V2 अपॉन में V1 इक्वल है N2 अपॉन में N1 और किसके बराबर है दोस्तों I1 अपॉन में I2 के क्या है ये बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका जो बना है, ये क्या बना है आपका ये जो वोल्टेज और करंट रेशो है वो क्या हुआ दोस्तों ये बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से वोल्टेज करंट रेशो निकालना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करो दोस्तों। अगर जो आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो दोस्तों जो भी आने वाली वीडियो है, जितने भी आपके सिलेबस है बी ट्रिपल ई के, उसका दोस्तों मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर जो आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो नेक्स्ट जो रहेगा दोस्तों वो किस पे रहेगा, सेमी कंडक्टर पे रहेगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।